Good morning. Today we will talk about our first chapter in class 7th history NCERT class 7th history, that is tracing changes through a thousand years. इस चैप्टर में शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, इसकी हेडिंग को समझेंगे। ट्रेसिंग चेंजेस मीन्स जो बदलाव हुए हैं उनका पता लगाना थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स, यानी कि 1000 सालों के भीतर जो बदलाव हुए हैं उनका पता लगाना। अब ये कौन सा ड्यूरेशन है 1000 साल का, वो इसमें आपके पास दिया गया है 700 एडी से लेकर 1750 एडी अप्रॉक्स। ओके, मतलब 1050 ईयर्स के आसपास का है, तो हमने उसे 1000 मान लिया है। इसके बीच जो भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो बदलाव हुए, इसके अलावा और भी जो बदलाव थे समाज में, वो इस चैप्टर में हम उन चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक मैप है, और ये मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। 1154 में एक अरब ज्योग्राफर हुए जिनका नाम था अल इदरीसी, और इन्होंने इस मैप को ड्रॉ किया है। ज्यादा उस समय मैप्स बनाने का नॉलेज लोगों को नहीं था। कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप्स बनाता है, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, पर्सन हु मेक्स मैप। इसीलिए मैप में जो डिटेल्स थी वो करेक्ट नहीं थी, और आज की तरह इतना सही तरीके से सही जानकारी जो थी वो मैप में इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन ज्यादातर जानकारियां इसमें सही थी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अल इदरीसी के मैप में क्या दिक्कतें थी हम देखेंगे। अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया की लोकेशन वहां थी जहां हमें नॉर्थ इंडिया मिलना चाहिए, और श्रीलंका जो है इस मैप में, जो आइलैंड है श्रीलंका का, उसे मैप के टॉप पे दिखाया गया था। अब ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि श्रीलंका जो है साउथ के, इंडिया के साउथ में है। ठीक है, तो ये टॉप पे नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप पे तो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये चेंजेस जो आए, सबसे पहले इसने बात करी, जैसे एग्जांपल इसने लिया कि हमने देखा कि मैप में किस तरह से चेंजेस आए। अब आप कहेंगे ठीक है, 1154 में तो इस तरह का मैप बनाया अल इदरीसी ने, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए एक मैप 2 बनाया गया 1720s के। एक मैप 2 को हम एग्जांपल में ले लेते हैं, और ये मैप 2 कहाँ है ये देख लीजिए, ये है मैप 2। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ज्यादा मोर करेक्ट डिटेलिंग है, ज्यादा सही डिटेल्स इस मैप में प्रोवाइड की गई हैं, जो हमारे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये मैप एक बनाया है। ठीक है, कार्टोग्राफर हम ऑलरेडी कह चुके हैं, ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर जो लोकेशंस हैं वो सही दी गई हैं। ठीक है, रिवर गंगा को भी इसमें शो अप किया गया है कार्टोग्राफर के द्वारा। ये देखिए, इस तरह से जाती हुई नदी है। तो आज की तरह ही बिल्कुल 100% करेक्ट हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता है ये आज के मैप से। आउटर बाउंड्रीज को भी आप देख सकते हैं, इतनी डिटेलिंग आज की तरह क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक उन्होंने इस मैप को सही ड्रॉ किया है। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा कि कैसे मैप में चेंजेस आए, इन 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस आए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, यानी अल इदरीसी ने जो मैप बनाया उसके लगभग 600 साल बाद ये मैप 2 बनकर तैयार हुआ। और इसके बनने के समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के बारे में थी, वो बदल चुकी थी। यानी पहले जो लोग सोचते थे सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जो इंफॉर्मेशन थी उस अनुसार जो मैप बनाया गया था, वो इंफॉर्मेशन अब अपडेट होके आई, तो मैप्स भी उसके साथ साथ अपडेट होने लगे। उसके बाद इस चैप्टर में जो मेन एक
चीज बताई गई है वो बताई गई है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि जगहों के जो नाम हैं, जगहों के जो नाम हैं, किसी भी जगह का जो नाम दिया गया है वो हिस्ट्री में लगातार चेंज होता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री है, जैसे श्रीलंका का फॉर से श्रीलंका का पहला नाम सिलोन था, तो इसका मतलब लगातार हिस्ट्री में जगहों के नाम भी चेंज होते रहे हैं और जगहों के नाम के साथ साथ उनका मीनिंग भी चेंज होता रहा है। कैसे, हम देखते हैं इस पैराग्राफ। देखिए, जैसे टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे हम हिंदुस्तान को लेते हैं। अब आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, जब हम हिंदुस्तान की बात आज करते हैं और सपोज कीजिए हम 2023 में हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान हमारे लिए हमारा कंट्री इंडिया है। ओके, लेकिन अगर आप 1947 से पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें पाक भी इंक्लूड था। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट रहा है। ओके, सो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। सो टुडे वी अंडरस्टैंड इंडिया एज द मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी जो हमारा कंट्री है। लेकिन 13th सेंचुरी में एक लेखक थे जो पर्शियंस में लिखते थे, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे, मिनहाज ए सिराज। ठीक है, तो इनका मतलब हिंदुस्तान से क्या था? मतलब जब ये हिंदुस्तान की बात लिखते हैं अपने लेखों में, तो उनका मतलब था पंजाब का एरिया, यानी पाकिस्तान में पड़ने वाला पंजाब जो एरिया है आज का हिंदुस्तान में पड़ने वाला पंजाब का एरिया, हरियाणा, और लैंड्स बिटवीन यमुना एंड गंगा, यमुना और गंगा के बीच की जो जमीन है, यानी जो गंगा यमुना नदियां हैं उनके बीच की जो जमीन है, दोआब का जो इलाका है, ठीक है, उसे हम, यानी मिनहाज ए सिराज उसे हिंदुस्तान कहता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और बदलाव हम कह सकते हैं। अब देखिए, ये 13th सेंचुरी का क्रोनिकलर है, यानी ये 13th सेंचुरी में इस बात को कहता है। इसके 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का मीनिंग ये है कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है, एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो लैंड हैं वो। अब देखिए, 16th सेंचुरी तक आते आते हिंदुस्तान का मीनिंग क्या हो गया। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान, बाबर ने क्या डिस्क्राइब किया गया है अपनी बुक में हिंदुस्तान को, तो उसने क्या डिस्क्राइब किया है, हिंदुस्तान यूज उसने किया है वर्ल्ड को यहाँ की ज्योग्राफी, फोना और कल्चर वगैरह को डिनोट करने के लिए। मतलब हिंदुस्तान वर्ल्ड उसने किसी एरिया के लिए नहीं, बल्कि ऐसी जगहों के लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पर पार्टिकुलर तरह की ज्योग्राफी है, मतलब किस तरह की वहां पर फिजिकल ज्योग्राफी है, और फोना, ठीक है, वहां पर प्लांट्स किस तरह के हैं और जानवर किस तरह के हैं, सॉरी फ्लोरा आपके प्लांट्स होते हैं, फोना आपके एनिमल्स होते हैं किस तरह के हैं, और कल्चर किस तरह का है, उस जगह को दिखाने के लिए उसने उस जगह का नाम हिंदुस्तान कहा। वहीं अगर हम 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो की बात करेंगे तो उसने वर्ड यूज किया है हिंद, उसने वर्ड यूज किया है हिंद। ओके, so while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry political and national meaning which we associated today. ठीक है, और आज हम हिंदुस्तान को एक कंट्री के रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय इस वर्ल्ड का मीनिंग एक कंट्री नहीं था, बल्कि एक एरिया से रिलेटेड था, और ये एरिया भी टाइम के साथ साथ अलग अलग टाइम में अलग अलग कंटेक्स्ट में इस वर्ल्ड को यूज किया गया। जैसे कि आज हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आज हम फॉरेनर किसे कहते हैं, जो भारत से नहीं है, जो भारत से नहीं है या हमारी कंट्री का नहीं है, उसे हम फॉरेनर कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश का नहीं है। लेकिन मिडिवल पीरियड में यानी मध्यकाल में फॉरेनर का मतलब होता था कोई भी ऐसा आदमी जो उस इलाके से, उस गांव से, उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली का एक गांव है और वो मुंबई से आने वाले किसी यात्री को फॉरेनर कह रहे हैं, मतलब वो उनके इलाके से बिलोंग नहीं करता, उसका मतलब ही परदेसी था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। और जबकि आज अगर हम परदेसी को
डिफाइन करें तो उसका मतलब यह है कि जो दूसरे देश का है। तो उस समय में और इस समय में इस वर्ड का मीनिंग भी चेंज होता गया है। तो जैसे हमने देखा कि कैसे टर्मिनोलॉजी की मीनिंग लगातार चेंज होते गए हैं। ओके, तो फॉरेनर जो परदेसी या अजनबी हम इसे कह सकते हैं, पर्शियन में जैसे इसे कहा गया है। अब हिस्टोरियन और उनके सोर्सेस के बारे में हमें क्या पता चलता है। हिस्टोरियंस जो लिखते हैं उनके किस तरह के सोर्स वो इस्तेमाल करते हैं अपने लेखों को लिखने के लिए। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू हैव रीड द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी ऑफ हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 टू 750। ठीक है, 700 से 750 के बीच में हम जानकारी इस वाले चैप्टर में लेंगे, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था। उसके बाद हम आगे और देखते हैं कहाँ से हिस्टोरियंस ने अपने सोर्स लिए हैं। पीपुल यूज टू राइट होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट जो उस समय के लोगों ने लिखे हैं, वहां से हिस्टोरियंस ने अपने इंफॉर्मेशन ली है। और क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, रूलर्स की जो कहानियां वगैरह थी उनके बारे में। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, लेटर जो संतों के जो लेटर्स हैं या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो। पेटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड, यानी कोर्ट वगैरह की कार्रवाई में जो रिकॉर्ड है वहां से, उनसे लिया है। और अकाउंट्स और टैक्सेस के जो रजिस्टर होते थे वहां से जाके और उस समय के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जो पांडुलिपि जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो कलेक्ट की जाती थी वेल्दी पीपल के द्वारा, यानी जो लोग काफी रिच हुआ करते थे, रूलर्स के द्वारा, शासकों के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा। ओके, जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह रहते थे, और टेम्पल्स के द्वारा, ऑब्वियसली मंदिरों के द्वारा। तो इनको लाइब्रेरीज में रखा जाता था और आर्काइव्स में रखा जाता था। ठीक है, आर्काइव्स एक ऐसी जगह हो गई जहां पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। तो इन्हीं चीजों से ही, इन्हीं सोर्सेज से ही हिस्टोरियंस को उस टाइम के बारे में पता चलता है कि क्या क्या उस समय में बदलाव रहे और क्या कुछ चीजें यहाँ पर आई। जैसे इस तरह से आप एक पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ पर, एक स्क्राइब की। स्क्राइब कौन होता था? जिसका काम होता था मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी बनाना। ओके, लिखने का काम इसको इसके पास दिया गया था। बेसिकली लिखने का ही काम इसके पास होता था। और उस समय पे कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये तो सब होती नहीं थी, तो हाथ से ही किताबें लिखी जाती थी। तो ये स्क्राइब का पिक्चर है यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरा मेन चीज हमने यहाँ पर पकड़ी वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। और क्या बदलाव हुआ समाज में वो हम देखेंगे। ऊपर जो हमने चेंज की बात की, यहाँ पर जो चैप्टर में ऊपर हमने जो चेंज की बात की थी, वो हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड के अर्थ बदल गए, यानी उनकी मीनिंग कैसे कैसे चेंज होती चली गई। लेकिन अगले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आती है वो है कि सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे बनते चले गए, यानी राजनीतिक बदलाव क्या हुए और सामाजिक बदलाव वहां पर क्या हुए, वो हम देखेंगे। जैसे जैसे हमने देखा कि पर्शियंस, जैसे पर्शियन व्हील जो है इरिगेशन में वो यूज होने लगा, और उसके बाद स्पिनिंग व्हील है वीविंग में आने लगा, बुनकरों ने इसे यूज किया। ठीक है, उसके बाद लड़ाई वगैरह में जो ये फायर आर्म्स आने लगे। ठीक है, यानी तोप गोले वगैरह ये सब कुछ। उसके अलावा और क्या क्या चेंज हुए इन 1000 ईयर्स में, कि जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, नए फूड्स और बेवरेज अराइव हुए सब कॉन्टिनेंट में, यानी भारत में नए पेय पदार्थ आए, खाने के पदार्थ आए, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ये सब आए। और ये सब कुछ बाहर से आया है। जी हाँ, आलू भी बाहर से आया है, यहाँ का नहीं है। तो ये सब चीजें यहाँ पर उस समय फूड कल्चर में भी एक चेंज आया, हम ये कह सकते हैं। लोगों के खाने के तौर तरीकों में भी चेंज आया, और वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स का उन्हें पता चला। ओके, उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि कैसे द सबकॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल टू हैव कार्व अ फॉर्च्यून वंस अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब राजपूतों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जो वर्ल्ड यहाँ पर लिया गया है राजपुत्र से, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ से ये अपने आप को राजपुत्र कहलाने लगे और इन्होंने क्षत्रिय कास्ट स्टेटस को क्लेम किया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में। और क्या समाज में चेंज आए, हम ये देख सकते हैं कि बात बात के समय में जो चीफटेंस थे, रूलर्स थे, ओके, और सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे जो आर्मी में सर्व करते थे, उन्होंने अपनी अलग ही एक हम कह सकते हैं कि जाति अपने आप को कहलाने लगे, जिन्होंने उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कहलाने की बात ये शुरू की कि भाई एक न्यू जाति जो है वहां पर इमर्ज होती चली गई। हालांकि
ये इसका वर्णन पहले भी है, पहले की किताबों में भी है, जैसा आप देख सकते हैं कि ऋग्वेदा में भी इसका पहले से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेकिन इसमें कहने की बात यह है कि और ज्यादा कास्ट बनती चली गई, ठीक है, यानी जातियां और ज्यादा बनती चली गई और क्षत्रिय में और कास्ट और या सब कास्ट इंक्लूड होती चली गई, ये हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, जिसको हमने जाति कहा है, बेसिकली सब कास्ट मीन्स जाति, ठीक है। तो अब क्या होने लगा समाज में, as a what happened in the society throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture अब बढ़ता चला गया। changes in the habitat forced many forest dwellers to migrate, ठीक है, और जैसे जैसे बदलाव होते चले गए, कई लोगों ने जंगल छोड़ के गांव वगैरह में बसने लगे। एंड न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट्स, chieftain priests, monastery and temples that become a part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords, ठीक है। और राजा वगैरह को टैक्स देने लगे लोग, और लोग खेती में इन्वॉल्व हो गए। धीरे 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 जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो एक सेटल कम्युनिटी में आने लगे, ठीक है। अब जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती चली गई, ये डिफरेंट डिफरेंट जाति और सब कास्टेज में डिवाइड होती चली गई और ज्यादा। ओके, और जाति का जो स्टेटस था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग माने जाने लगा, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में ओल्ड एंड न्यू रिलीजन भी आए, जैसे कुछ पुराने धर्म थे और कुछ अब नए रिलीजन भी यहाँ पर इमर्ज हुए। ओके, कुछ नए रिलीजन भी यहाँ पर इमर्ज हुए। So, the 1,000 years of history that we are exploring witness major development in religious traditions. People believe in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे न्यू रिलीजन भी आने लगा, हमने देखा कि कैसे अरब के इलाके से ही इस्लाम का उदय हुआ, हम ये कह सकते हैं। ओके, और इसमें भी आगे चल के फिर और कम्युनिटी और ज़्यादा डिवाइड हो गई, जैसे शियाज और सुन्नीज में डिवाइड हो गई, हमने ये भी देखा। ओके, सो ये सब कुछ डिवीजन भी आगे चलने लगा। उसके अलावा हिस्टोरिकल पीरियड्स को भी बांटा गया। कुछ हिस्टोरियंस ने जो हिस्टोरिकल पीरियड्स थे उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के हिसाब से बांटा। ओके, उसको इस तरह से बांटा। अब इसको बांटने का रीजन क्या था, थोड़ा आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि पहले भारत में एक हिंदू पीरियड चल रहा था। हिंदू पीरियड का मतलब यह है कि जहां पर हिंदू डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। और ये पीरियड कब तक चला, लगभग लगभग हम कह सकते हैं 11 टू 12 सेंचुरी तक ये पीरियड चला, हम इसके ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सल्तनत पीरियड शुरू हुआ है। सल्तनत पीरियड शुरू होगा दिल्ली में, ठीक है, जिसमें बेसिकली मुस्लिम्स रूल आउट करेंगे। तो ये 12th सेंचुरी के बाद से ये पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जाते जाते आपके 18th सेंचुरी के आसपास तक जाएगा, जहां पर 1707 के आसपास आते आते औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, जो लास्ट मुगल पावरफुल रूलर होगा, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। उसके बाद भी और मुगल रूलर हुए, बट वही आखिरी पावरफुल रूलर माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से यानी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग से होते होते 18th सेंचुरी से होते होते आपका 1947 तक का जो पीरियड हम कह सकते हैं, या 200 साल के आसपास का जो पीरियड हम बोल सकते हैं, वो हम उसे ब्रिटिश पीरियड मान सकते हैं। तो ऐसे हिस्टोरिकल पीरियड्स को भी डिवाइड किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।